अनाज चाहिए, हथियार नहीं। ये कथन आज जितने प्रासंगिक हैं उतने ही आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले भी प्रासंगिक थे। दोस्तों, 1942 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोग अनाज के बिना भूखे मरने लगे। इसी बीच मद्रास में एक 20 साल का युवक अपने बीएससी का डिग्री कंप्लीट कर रहा था और वो सोच रहा था कि मैं अब डॉक्टर बनूं। लेकिन जिसकी परवरिश जिस परिवार में हुई थी, उस परिवार में उनके पिता गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे। उनके पिता रमन महर्षि के आदर्शों पर चलने वाले थे और वो बालक खुद भी स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को मानता था। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में। बड़ी ही दुखद समाचार है कि कुछ दिन पहले वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कार्य कर दिखाया, उन्होंने जो एक विजन दिया हमारे देश को, भारत को और पूरे विश्व को, वो उन्हें सदैव के लिए अमर बना दिया। आज इसी चर्चा में हम सभी एमएस स्वामीनाथन जी के जीवन यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उनके जीवन यात्रा से भारत की आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति एवं खाद्य सुरक्षा का संकट कैसे दूर किया गया, यह सब भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से यह प्रश्न, यह विषय कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश आप सबों का स्वागत करता हूं तथास्तु आईसीएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आइए हम सभी एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम से अवगत कराना चाहता हूं कि क्यों हमारे देश के वैज्ञानिक जो विभिन्न विषय पर जिन्होंने अनुसंधान किया है और जिनके अनुसंधान से देश में व्यापक परिवर्तन हुआ है, वह संघ लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्यक्रम में सीधा लिखा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास, यह संघ लोक सेवा आयोग के हिसाब से अति महत्वपूर्ण विषय है। इसी सिलेबस में आप देख सकते हैं कि 2019 में जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा था। 10 नंबर के ये प्रश्न है, 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। यह पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आज हम सभी स्वामीनाथन जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। न कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु उनका योगदान भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय हमारे भारत की भी बड़ी भयंकर परिस्थिति थी। लाखों लोग अनाज के बिना भूखे मरे जा रहे थे। बंगाल एवं बंगाल के निकटवर्ती स्थिति में और उनके क्षेत्र में भयंकर अकाल आ पड़ा था। इस अकाल का वर्णन कई कवियों ने अपने शब्दों में किया है। एक बड़ी मार्मिक कविता मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी ने लिखा है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा और आप उस कविता के साथ उस समय क्या परिस्थिति रही होगी उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये कविता भोजपुरी में लिखा गया था और स्वतंत्रता आंदोलन में इस कविता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस कविता का शीर्षक है फिरंगिया। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा लिखते हैं, 700 लाख लोग दूधू सांझ भूखे रहे, 700 लाख लोग दूधू सांझ भूखे रहे, हरदम पड़ेला
अकाल रे फिरंगिया, जे किछु बाचेला तो ओकरो के लादी लादी ले जाला समुंदर के पार रे फिरंगिया। आप इस भाव को समझिए। लोग भूखे मरे जा रहे थे, कुछ अन्न नहीं था देश में, जो भी कुछ उपजा हो रही थी उसको भी अंग्रेज जहाजों में लाद लाद कर विदेश ले जा रहा था। और उसी समय अमेरिका कहता है कि भारत जिसमें इतनी जनसंख्या है वो अपना पेट भी नहीं भर सकता, उसको जब हम जहाजों से भरकर अनाज भेजते हैं तभी वो खाता है और जीता है। तो कैसे कैसे ना हमारे देश के स्वाभिमानी युवक युवतियां उनके मन को ठेस पहुंचता, कैसे नहीं हमारे देश के स्वाभिमान पर ये लानत थी कि हम अपने देश के लोगों का भूख भी नहीं मिटा पा रहे थे। उसी समय एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ठान लिया कि उनके परिवार का ये सपना था, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो वो चाहते थे कि मेरा भी डॉक्टर आगे पढ़े लिखे और मेरा भी बेटा पढ़े लिखे और डॉक्टर बने। लेकिन स्वामीनाथन जी ने ठान लिया कि अभी हमारे देश को इलाज की जरूरत तो है, लेकिन उतनी भी नहीं है जितनी जरूरत हमारे देश को रोटी की है, भूख मिटाने की है। और उन्होंने आगे की पढ़ाई जो उनको मेडिकल साइंस में करना था उनको वहीं पर छोड़ दिया और आगे की पढ़ाई उन्होंने कृषि विज्ञान में करने का संकल्प लिया। इसी संदर्भ में हम आज उनके जीवन यात्रा को समझेंगे और एक एक कड़ी को भारत में आए हुए पारिस्थितिक बदलाव से जोड़ते हुए लेते चलेंगे और समझते चलेंगे। दोस्तों, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा उनके जीवन को, जो उनका बाल्य अवस्था था, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, उनके बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म कुंभकोणम मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था उस समय 1925 में हुआ। मूल रूप से केरल के अलपुझा जिला से थे। आज के वर्तमान केरल में भी अलपुझा जिला सबसे छोटा जिला है। परिवार का आग्रह था कि वो डॉक्टर बने। मैंने बताया आपको, गांधी जी, रमन महर्षि एवं स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थे। गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसको वो बड़े करीब से जानते थे, मानते थे। उन्होंने सवज्ञा आंदोलन में भी सहयोग किया था, पार्टिसिपेट किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ते थे और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हमें अपने देश के लिए काम करने हैं। बंगाल में अकाल पड़ता है 1943 में, 42, 43, 44 भयंकर परिस्थिति है। महाराजा कॉलेज त्रिवेंद्रम से जीव विज्ञान में स्नातक किया। उसी समय उन्होंने पुनः मद्रास विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक किया। मैंने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, जीव विज्ञान में स्नातक किया उन्होंने, लेकिन अकाल की परिस्थिति को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक करने का निश्चय लिया। दोस्तों, 1947 में वो पादप प्रजनन और आनुवंशिकी में स्नातकोत्तर करने का काम आगे बढ़ाया। कहाँ से? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पादप प्रजनन क्या है? प्लांट ब्रीडिंग। कैसे पौधों का प्रजनन होता है, कैसे पौधों के जेनेटिक्स में यानी कि उनके अनुवांशिकी कोशिकाओं में बदलाव लाकर एक नई प्रकार के पौधों का विकास किया जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगे, वो अधिक फल दे पाए, वो उस समय का जो मौसम है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से वो अनुकूल हो जाए। ये सब चीज इसमें हम पढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो वर्तमान में नई दिल्ली में है। यह पहले बिहार के पूसा में हुआ करता था, जो वर्तमान में समस्तीपुर जिला में स्थित है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु 1934 में एक भयंकर भूकंप आता है और इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, बुनियादी ढांचे थे, वो टूट गए उसमें, और इस कारण से वहां से इनको उठाकर नई दिल्ली में इस संस्था को फिर से बनाया गया। तो ये पूसा इंस्टीट्यूट है। वही वर्तमान में जो बिहार में उनके जो शेष बचे हुए थे, वहां पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।
राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की। अब आप जानते हैं कि भारत के सामाजिक परिस्थिति में, पारिवारिक परिस्थिति में एक ऐसा माहौल होता है, वैसा ही माहौल स्वामीनाथन जी के भी परिवार में था और समाज के बदलाव, समाज के प्रभाव में आकर उन्होंने यूपीएससी की भी परीक्षा देने की ठानी और यूपीएससी भी निकाल लिया और आईपीएस बने। लेकिन फिर से जो एक ज्योत जगी थी, लगन जगी थी कि मुझे कृषि में ही कुछ काम करना है, कुछ आगे राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे हमें कार्य करके दे देना है जो सदैव हमारे राष्ट्र को, भारत को खाद्य सुरक्षा के मामले में, अनाज के मामले में कभी बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसलिए उन्होंने अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाया। वो आलू पर बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया है, आलू पर, व्हीट, गेहूं पर, चावल पर, इन सबों पे उनका ठीक ठाक रिसर्च रहा है। क्यों रहा है आप जानते हैं, यह खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत करीब से जुड़ा हुआ मामला है। आलू, चावल, रोटी, और आज भी आप देखेंगे जो टॉप फूड्स हैं, टॉप, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, उसमें भी देखें आप आलू है। आलू गरीबों का सोना कहा जाता है। दोस्तों, रिसर्च करने के बाद वो नीदरलैंड के वैगेनिंगन कृषि विद्यालय से में यूनेस्को फेलोशिप पर पढ़ने चले गए। वैगेनिंगन विश्वविद्यालय उस समय बड़ा जाना माना विश्वविद्यालय हुआ करता था और आज भी है, जहां पर कृषि की पढ़ाई करने के लिए दूर दराज से पूरे दुनिया से लोग आते हैं। यूनेस्को से उनको फेलोशिप मिला और बिना समय गंवाए वो आईपीएस की नौकरी को छोड़ दिए और फेलोशिप लेकर वैगेनिंगन कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने यूरोप की यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की, अलग अलग दुनिया में उन्होंने यात्रा किया और कृषि के अलग अलग क्षेत्रों को उन्होंने समझा और पूरा समझने के बाद, पूरा अनुभव लेने के बाद वो पुनः भारत वापस आते हैं। 1952 में उन्होंने पीएचडी किया। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एक शोधकर्ता के रूप में उनको काम मिला। आमतौर पर जितने लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जब पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो जाए तो नौकरी मिल जाए बढ़िया सा। उनको भी उस समय वहां पर प्रोफेसर की नौकरी मिलने की अनुशंसा हुई, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उनको भारत वापस आना था। 1954 में काम करने के लिए भारत लौट आए और उस समय जितनी उनकी योग्यता थी उस हिसाब से भारत में कुछ ढंग का काम था नहीं। फिर भी कटक में उन्होंने कार्य शुरू किया और वहीं पर उन्होंने चावल पर अनुसंधान करना शुरू किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंध्रा उड़ीसा का जो वो बेल्ट है वहां पर चावल ठीक ठाक उपजता है, पैडी। तो उन्होंने चावल पर रिसर्च किया और चावल फिर खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ अनाज है। इसकी बड़ी रोचक कहानी है, मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि चावल में और उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, अनुसंधान किया, कैसे जापान के एक साइंटिस्ट थे उनके साथ उनकी साठगांठ बढ़ी और चावल को उन्होंने एक बड़े आयाम के रूप में ले आया भारत में, और आगे चलकर उन्होंने गेहूं पर कैसे काम किया, बड़ी रोचक कहानी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर से मैंने बताया आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उन्होंने अपना शोध जारी कर दिया। आपको पता है यहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की थी, स्नातक के बाद स्नातकोत्तर उन्होंने यहीं से किया। अभी बताता हूं प्रमुख कार्य क्या क्या रहे। एक साधारणतया आपने उनके शैक्षणिक यात्रा को देख लिया है, अब उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख कार्य रहे एमएस स्वामीनाथन जी के। 1954 में एक सहायक साइटोजेनेटिकिस्ट के रूप में उन्होंने शामिल हो गए। इस साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, ये कोशिका अनुवांशिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो कोशिकाएं होते हैं, सेल होते हैं, उसका जब आप डीप गहन अध्ययन करते हैं तो आपको कहते हैं साइटोजेनेटिकिस्ट। ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम और विस्कॉन्सिन अमेरिका में आलू आनुवंशिकी और ठंड और रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रजनन पर उन्होंने काम किया। मैंने बताया था आपको कि चावल, गेहूं और आलू, इस पर उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया था। आलू पर उन्होंने जो सोलनम उनका जीनस होता है आलू का, उस पर उन्होंने ठीक ठाक रिसर्च किया
और आलू को विभिन्न परिस्थिति में कैसे उपजाया जा सकता है, ठंडे प्रदेश में, गर्म प्रदेश में, अलग अलग मृदाओं में, अलग अलग जो सॉइल टाइप्स होते हैं, अलग अलग जो मृदा होती हैं, उसमें कैसे इसका उपजावार किया जा सकता है, इस पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। 1955 में जापान के प्रसिद्ध गेहूं अनुवांशिकीविद हितोशी किहारा, ये नाम याद रखिएगा, से नोरिन 10 एक अर्धबोनी किस्म के बारे में उन्होंने सुना था। नोरिन 10, ये सब नाम आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ दिया जाए कि नोरिन 10 क्या होता है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, और 4 ऑप्शंस आपको मिल जाए और यही कुछ आंसर रहे। जैसे भारत में क्या स्थिति थी, जो फसल था धान का या गेहूं का, वो लंबे फसल हुआ करते थे और हवा बहा, बारिश हो गई तेज, या फिर उस भूमि में उतनी उर्वरकता नहीं है, तो वो जो लंबा फसल होता था धान या गेहूं का, वो टूट जाता था, मिट्टी पे बैठ जाता था और वो फसल सड़ जाते थे। उसमें उसके जो दाने होते हैं तो उसमें वो न्यूट्रिशन लेवल, पौष्टिकता नहीं हो पाती थी। लेकिन उसी समय जब उन्हें पता चला कि हितोशी किहारा ने नोरिन 10 की खोज की है और वो अर्धबोनी किस्म की क्या है, चावल है, अर्धबोनी किस्म का चावल है, और उसमें जो फल होते हैं, चावल के जो दाने लगते हैं, वो भी बहुत अधिक गुच्छेदार है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उसका जीन लेकर कुछ उसमें बदलाव उन्होंने किए और भारत के लिए एक नया जीन उन्होंने बनाया और भारत में कई जगह उस चावल की खेती उन्होंने कराई। किहारा ने स्वामीनाथन को बताया कि नोरिन 10 गेहूं के पास चावल नहीं, गेहूं के पास 2.0 फीट ऊंचाई के अर्धबोनी पौधे थे और बड़े पुष्प गुच्छ भी थे। मैंने बताया छोटे किस्म के गेहूं हैं और बहुत अधिक उसमें क्या होते हैं, गेहूं के दाने लगते हैं। बसंत गेहूं की पृष्ठभूमि में नोरिन 10 के बौने जीन को शामिल करने वाली परिणाम उच्च उपज वाली किस्में सोनारा 63, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको भी याद कीजिएगा, सोनारा 64, मेयो 64 और लेरमा रोजो 64 ये भारत में खेती के लिए बेहतर अनुकूल थी। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके का काम किया। स्वामीनाथन से पत्राचार के बाद नॉर्मन बोरलॉग मार्च 1963 में भारत पहुंचे। बड़ी रोचक कहानी है इसके बीच। नॉर्मन बोरलॉग जो एक अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि अमेरिकन कृषि शास्त्री वैज्ञानिक थे, और वो मैक्सिको का जो गेहूं है उस पर वो रिसर्च कर रहे थे। उसी समय इनकी वार्तालाप उनसे भी हुई और वो ठीक ठाक रिसर्च उन पे कर चुके थे। इसी समय स्वामीनाथन जी ने उनसे आग्रह किया, किनसे आग्रह किया, नॉर्मन बोरलॉग जी से, कि आपके पास जो गेहूं का आपने नस्ल विकसित किया है वो हमें भी दीजिए और हम देखना चाहते हैं कि भारत में किस हद तक ये सफल हो जाएगा। यदि भारत में यह सफल हो गया तो हमारे देश में एक खेती के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। और नॉर्मन बोरलॉग भी उनके बातों से सहमत हो गए और उन्होंने जो मैक्सिकन ड्वार्फ, उसका जो जीन उन्होंने विकसित किया था, मैक्सिकन गेहूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने दिया स्वामीनाथन जी को और स्वामीनाथन जी ने कुछ जगहों पर उसका शोध किया। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी कि देश में नवाचार उस समय, वो भी उस समय जब नवाचार एक नया शब्द ही नहीं था, एक लोगों के लिए हवा भी था कि ये करने से कहीं जो भी खेती हो रही है वो भी ना बर्बाद हो जाए। खेतों में नया चीज लाने के लिए किसान तैयार नहीं थे, उनके पास जागरूकता नहीं थी, तरह तरह की समस्याएं थी। इसलिए स्वामीनाथन जी ने सैंपल के लिए कुछ समय पे उन्होंने उसका खेती कराया और जब लोगों को पता चला कि इसके खेती में तो बहुत ज्यादा पैदावार है, ये तो जो क्लाइमेट है, जो मौसम है उसके भी अनुकूल है, इसमें जो मृदा है किसी भी मृदा में ठीक ठाक उपज हो सकता है, तब लोगों ने इसको स्वीकार किया और देश में बहुत जगह पर इसकी खेती शुरू कराई गई। मैं अभी आपको कुछ नाम भी बताऊंगा कहां कहां इसकी पहली खेती हुई थी। उत्तर भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अक्टूबर 1963 में 4 मैक्सिकन किस्मों के लगभग 100 किलोग्राम बीज भेजे गए। समझ गए आप? पहले कौन थे? हितोशी किहारा, ये कहां से थे?
जापान से थे। इन्होंने क्या दिया था? नोरिन 10, ये भी क्या चीज की किस्म थी? गेहूं की। ठीक, फिर कौन मिले? नॉर्मन बोरलॉग। इनको आगे जाकर नोबेल प्राइज मिलता है फूड सिक्योरिटी के लिए। और इन्होंने क्या दिया? मैक्सिकन ड्वार्फ, जिसपे उन्होंने रिसर्च किया था, और कई सारे 100 किलोग्राम बीज उन्होंने भारत भेजा और भारत में अलग अलग जगह इसकी खेती कराई गई। दोस्तों, इन्हें 1963-64 में रबी सीजन में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के परीक्षण क्षेत्रों में बोया गया। कहाँ कहाँ? पंतनगर उत्तराखंड, यहाँ क्या है? पहाड़ी मृदा है। कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ कौन सा मृदा है? गंगा के जलोद हैं। लुधियाना पंजाब, ये पंजाब का क्षेत्र है। 5 नदियों से उसके जो जलोद जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उससे पंजाब का मृदा बना हुआ है। और पूसा बिहार, यहाँ भी जलोद है, जलोद मिट्टी है। इन सभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मैक्सिकन जो बीज आए थे, जो नॉर्मन बोरलॉग ने भारत में भेजा था, उसकी यहाँ पे परीक्षण की गई। नवंबर 1964 में दिल्ली के जौती गांव के किसानों ने सोनोरा 64 और लेरमा रोजो 64A गेहूं लगाया और हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। यहीं से दोस्तों शुरू होता है हरित क्रांति, जिसे आप ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कब शुरू हुई? 1964 में। और इसकी खेती सबसे पहले कहाँ की गई? दिल्ली के जौती गांव में। किस चीज की? सोनोरा 64 की और लेरमा रोजो 64A। ये हो सकता है प्रीलिम्स में ऐसे ही पूछ ले आपसे, तो इसको आप लिख लीजिए। स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की सफलता के लिए 2 केंद्रीय कृषि मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और बाबू जगजीवन राम के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। ये 2 राजनीतिज्ञ जो उस समय कृषि मंत्री भी थे, उन्होंने हरित क्रांति में बहुत सहयोग दिया स्वामीनाथन जी का। उसी समय आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जय किसान के नारा से पूरे देश में हरित क्रांति की जय जयकार हो गई। 60 के दशक में भारत को अकाल से बचाने के लिए स्वामीनाथन और उनके अमेरिकी वैज्ञानिक साथी नॉर्मन बोरलॉग को ही श्रेय दिया जाता है। जब नॉर्मन बोरलॉग जी को नोबेल प्राइज मिला था, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने स्वामीनाथन जी को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन, मुझे भले नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन जिस तरह तुमने काम किया है भारत में खाद्य सुरक्षा लाने का, जो तुमने उन बीजों को बोया और उससे जो भारत में हरित क्रांति आई है और पूरे दुनिया में संदेश गया है कि पूरे दुनिया में अब खाद्य सुरक्षा लाया जा सकता है, इसका श्रेय स्वामीनाथन तुम्हें जाता है। ये नॉर्मन बोरलॉग जी के वचन हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1965 और 68 के दौरान हुई थी। इस क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में आधुनिक तरीकों और टेक्नोलॉजी को अपनाया जाने लगा। मैंने बताया था पहले अभी आपको कि स्वामीनाथन जी ने पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग में ठीक ठाक रिसर्च किया था और कोशिका अनुवांशिकी, इस पे भी उन्होंने ठीक ठाक रिसर्च किया। उसमें उन्होंने पाया कि किस प्रकार से जो फर्टिलाइजर होते हैं उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सा पौधा कितने प्रकार के फर्टिलाइजर्स और कितने क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में जो उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं खेती के दौरान, उसको सह सकता है। और इसका श्रेय फिर से स्वामीनाथन जी को जाता है कि उन्होंने ठीक ठाक एक रिसर्च कर डाला था और भारत सरकार उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। इस क्रांति के दौरान ज्यादा उपज देने वाली किस्म HYV हाइब्रिड सीड के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई के अत्याधुनिक सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, आपको ये जानकर ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया गया, जिस कारण से जिस क्षेत्र में हरित क्रांति लाई गई उस क्षेत्र की मिट्टी में एक विषैलापन आ चुका है। वहां के लोग उस विषाणु को, वो जो विष घुल चुका है मिट्टी में, उससे उनका जीवन भी बीमारी युक्त हो गया है।
कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, स्वामीनाथन जी जानते थे। इसलिए उन्होंने उसी समय संकेत दिया था कि उर्वरकता पर हमें निर्भर नहीं रहना है, उर्वरकता का हिसाब से प्रयोग करना है। लेकिन लोग कहां से मानने वाले थे? उनके लालच का जो दायरा है इतना बढ़ गया कि उन्होंने अधिक से अधिक खेती हो, अधिक से अधिक व्यापार हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो, इसलिए आंख मूंद कर, जी भरकर उन्होंने उर्वरक का प्रयोग किया और जमीन को विषैला बना दिया। दोस्तों, सुशोभित पद जब एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतनी क्रांति ले आई, जो है हरित क्रांति, जिन्होंने भारत को अकाल के गाल से बाहर निकाला, जिन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा लाया, तो उनको कैसे नहीं अलग अलग पद मिलते। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग पद पे रहते हुए भी कई प्रकार के सराहनीय कार्य किए। 1972 1979 के बीच वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक रहे। वहां रहते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रीय पादप, पशु और मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का गठन किया। आज जानते हैं आप कि भारत पूरी दुनिया में जो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग होती है, जो जीवों को हम पालते हैं, चाहे वो दूध के लिए हो, चाहे वो किसी वस्तु के लिए हो, चाहे वो मांस के लिए हो, इसमें भारत दुनिया में सबसे अधिक है, सबसे अधिक देशों में से एक है। उसका भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने उसके रिसर्च की बीज बहुत पहले ही डाल दी थी। दूसरा, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के परिवर्तन में भी उनकी बड़ी ही सराहनीय भूमिका रही है। 1979 में 1969 में उन्हें भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। 1981 से 85 तक वह खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र अध्यक्ष थे। आप देख सकते हैं ये राष्ट्र अंतर्गत, ये भारत अंतर्गत संस्थाएं हैं। वो भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक अनेक संस्थाओं में उन्होंने बड़े जिम्मेदारी वाला पद निभाया है, जिसमें एक है आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे भी है 1984 से 90 तक वह IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष थे। कितना महत्वपूर्ण संस्थान है। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो IUCN के बारे में आप जरूर पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचर। 1988 टू 96 1988 से 96 तक वह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के अध्यक्ष थे, WWF के। बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था है जो दुनिया भर में जैविक संरक्षण के लिए कार्य करती है, इसके भी ये अध्यक्ष थे। 2001 में वह सुंदरबन विश्व धरोहर स्थल में जैव विविधता प्रबंधन पर भारत बांग्लादेश संयुक्त परियोजना के लिए क्षेत्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, कितने महत्वपूर्ण पद हैं, कितने सराहनीय कार्य हैं। इसके अलावा विश्व के और भी कई सारे NGO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी का पद निभाया है। आगे देखते हैं, भारत में किसानों की आत्महत्या के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार ने 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग NCF का गठन किया। स्वामीनाथन जी द्रवित थे, क्योंकि किसानों में जो वित्तीय घाटा के कारण जो किसान आत्महत्या कर ले रहे थे, इससे द्रवित थे वो। ना कि स्वामीनाथन जी ही, अपितु भारत सरकार भी द्रवित थी। इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और स्वामीनाथन जी ने इस पे कई प्रकार के निर्णय दिए हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए हम लेकर आएंगे। एक स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है 2004 में, और हरित क्रांति हो, चाहे वो दुग्ध क्रांति हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, इन सभी रेवोल्यूशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आज जानते हैं
कि 2004 में उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था, जो सौंपा था भारत सरकार को, मुख्य रूप से इसमें क्या क्या चर्चाएं उन्होंने की थी, आपको जानकर हैरानी होगी। उन्होंने हर एक विषय को छुआ था जो आज भी किसानों के लिए समस्या है, और भारत सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। कई तरह की योजनाएं लाई गई हैं, जिस योजनाओं का मूल जाकर कहाँ मिलता है, 2004 में जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपना शुरू किया था। देते देते उन्होंने 5 प्रकार के रिपोर्ट दिए थे भारत सरकार को। उसी से मार्गदर्शन लेकर भारत सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए बनाती है। दोस्तों, इसमें रिपोर्ट में उन्होंने चर्चा की लैंड रिफॉर्म के बारे में, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के उन्होंने के बारे में बात की कि देश में जो लैंड रिफॉर्म शुरू हुई थी आज़ादी के बाद, वो पूरी नहीं हो पाई है, अनफिनिश्ड सा रह गया। उन्होंने बात की वाटर की क्वांटिटी के बारे में और क्वालिटी के बारे में, क्योंकि खेती में हमें चाहिए जल का क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। उन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में बात की कि हमारे किसानों को जो लेटेस्ट प्रौद्योगिकी है वो मिलना चाहिए। उन्होंने बात की इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि संस्थागत ऋण के बारे में, क्योंकि किसानों को ऋण लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता था, मनी लेंडर के पास, बिचौलिए के पास, जिसके कारण उनको कई तरह के अलग से ब्याज देने पड़ते थे। ब्याज नहीं दे पाते थे तो वो ब्याज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर लेते थे। तो उन्होंने बात की कि संस्थागत ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि बिचौलियों को। उन्होंने मार्केट के बारे में बात की कि इनका जो सामान है, इनका जो उपज है, वो मार्केट में एक व्यवस्था के तौर पर बिके, ऐसे ही ना एक व्यवस्था बने। उन्होंने बात की कि एग्रीकल्चर को समवर्ती सूची में रख दिया जाए, कंकरेंट लिस्ट में रख दिया जाए। कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने बात की कि किसानों को ग्रेजिंग राइट्स मिले, जो उनके पशु हैं वो जो खाते हैं, वो जो चरते हैं घास, वो एक भूमि हो, उनको ग्रेजिंग राइट्स मिले। उन्होंने बात किया कि जो भूमि कॉरपोरेट यूज के लिए यूज किया जाता है किसानों से लेकर, वो ऐसे ही ना दे दिया जाए उनको, उसके लिए कठोर नियम बने। उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की कि खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी होनी चाहिए। कई प्रकार का उन्होंने बात किया है, जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स 2004 में गठित किया गया था। दोस्तों, इसके लिए एक हम समर्पित वीडियो अलग से लेकर आएंगे। आगे देखते हैं कि स्थापित संस्था, इन्होंने केवल संस्था में योगदान ही नहीं दिया, इन्होंने खुद से भी कई सारे संस्थाओं को स्थापित किया है। श्री स्वामीनाथन ने बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रस्टीशिप प्रबंधन की अवधारणा शुरू की। उन्होंने मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट की को क्रियान्वित किया, एक्टिवेट किया, ताकि वहां जो प्रकृति का दोहन हो रहा है वो रुक जाए। इसी के साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि होमी जहांगीर भाभा, ये इनके बड़े करीबी मित्र हुआ करते थे, और उनके साथ मिलकर उन्होंने जो न्यूक्लियर साइंस है, रेडिएशन बायोलॉजी है, उसका कृषि के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए भी उन्होंने अनुसंधान करने का एक सरल रास्ता बनाया। 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की। वो फिर कहा करते थे एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो देश ने देखा, हरित क्रांति, अनाज के ढेर लग गए, लेकिन कहीं न कहीं प्रकृति का भी दोहन हुआ। इससे स्वामीनाथन जी पूर्ण रूप से अवगत थे, और उन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात रखी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन हो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, सतत विकास, जिसमें सबका कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो और किसानों का भलाई हो। इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी कृषि का ठीक ठाक योगदान हो। ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन की उन्होंने बात की है, इसीलिए इनको फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने एम एस स्वामीनाथन जी ने रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की,
जो एक गैर सरकारी संगठन है और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक विकास रणनीतियों का बढ़ावा देता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी कृषि में जो महिलाओं का योगदान है इससे भी पूर्ण रूप से अवगत थे। इसलिए जब 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय राष्ट्रपति थे उन्होंने स्वामीनाथन जी को मनोनीत किया था, नॉमिनेट किया था राज्यसभा में, और राज्यसभा में वो मेंबर रहते रहते ही उन्होंने विधायक एक बिल पास टेबल किया था स्वामीनाथन जी ने, जिसमें यह था कि महिलाएं जो कृषि में हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको भी उनका सम्मान मिले। किसी कारणवश वो बिल नहीं पास हो पाया, लेकिन महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामीनाथन जी के जो विजन थे बिल्कुल साफ थे। दोस्तों, पुरस्कार, उनके कार्य ही इतने महान थे कि पुरस्कारों का क्या कहना। लेकिन आइए देखते हैं कि उन्हें किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया था। लंदन की रॉयल सोसाइटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने एम.एस. स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना है। अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधियां दी, कहा जाता है उनको 84 डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। स्वामीनाथन द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान पुरस्कार देखते हैं। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं ये पुरस्कार कितना महान है। 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, दुनिया का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार दुनिया का पहला किनको मिला? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। 1991 में अमेरिका में टाइलर पुरस्कार उनको दिया गया। 1994 में पर्यावरण तकनीक के लिए जापान का होंडा पुरस्कार। 97 में फ्रांस का ऑर्डर टू मेरिट एग्रीकॉल कृषि में योग्यता कार्यक्रम। 1998 में मिसूरी बोटानिकल गार्डन अमेरिका का हेनरी शॉ पदक पुरस्कार। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक। कई पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें आइंस्टीन साइंस प्राइज भी मिला है। कई सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें 1999 में वॉल्वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट पुरस्कार। भारत सरकार ने स्वामीनाथन जी को पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, स्वामीनाथन जी असल में भारत रत्न के हकदार हैं। हो सकता है भारत सरकार इसके लिए सोच भी रही हो। प्रमुख पुस्तकें, कई पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन में लिखा, कई रिसर्च उन्होंने किया। मैं चाहूंगा कि आप जरूर समय निकालें और इन पुस्तकों में से कुछ पुस्तक तो जरूर पढ़ें। कई सारे पुस्तकें हैं, आप इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है परीक्षा में हूबहू यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाएं। दोस्तों, पदनाम क्या क्या मिले उनको? एक कृषि वैज्ञानिक और कृषि विज्ञानी के तौर पर उन्हें भारत में हरित क्रांति का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। मैंने बताया भी आपको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, ये कहता है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के रूप में संबोधित किया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम उन्हें क्या कहता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक व्यक्ति की जीवन यात्रा कितनी अहम होती है, हम उनके जीवन यात्रा से क्या क्या सीख सकते हैं। और विशेषकर जब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के जीवन यात्रा को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र उत्थान में, किसान उत्थान में, खाद्य सुरक्षा में और कृषि में उनका कितना बड़ा योगदान था, और उनके योगदान से हमारे देश को कितना लाभ हुआ है और कितना लाभ आगे भी होता रहेगा, ये अति अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इसलिए वो हमारे बीच शरीर से तो नहीं है, लेकिन अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से
और अपने क्रियाकलापों से वो सदैव भारत के जनमानस में बने रहेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकता है। प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह खाद्य और कृषि संगठन के स्वतंत्र अध्यक्ष थे। उन्होंने पहला विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? मैंने अभी बताया आपको कि भारत रत्न उनको नहीं मिला, लेकिन वो भारत रत्न के सही में हकदार हैं। लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि भारत रत्न तो नहीं मिला है। उन्होंने पहला विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया था, बिल्कुल सही है। वह खाद्य और कृषि संगठन के स्वतंत्र अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसके सही उत्तर हैं सभी तीनों। मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकते हैं? एम एस स्वामीनाथन का परिचय देते हुए कृषि के विकास में उनके योगदान का मूल्यांकन करें। मैंने अभी अभी उनके हर एक कंट्रीब्यूशन को, उनके सहयोग को मैंने आपके साथ साझा किया है। आप पॉइंट्स बना लें और उस उत्तर में लिखें। परिचय देते, इनका आपको परिचय देना है। परिचय में कहाँ जन्म हुआ, उनके माता पिता थे, ये मेंस के उत्तर में नहीं लिखना है। उनका परिचय देना है, वो कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने पादप प्रजनन पे अध्ययन किया, उन्होंने कोशिका अनुवांशिकी पे अध्ययन किया और विभिन्न कृषि क्षेत्र के जो विधाएं हैं उनको अध्ययन करके उन्होंने ये सब रिसर्च अनुसंधान करके प्राप्त किया। ये सब उनके क्रिया में आप लिखेंगे। वो किस किस पद पर रहे और वहां पर रह के उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या नवाचार किया, ये इनके परिचय में हम लोग लिखेंगे। कृषि के विकास में उनका क्या योगदान और रहा, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो कृषि के विकास में दोस्तों लिखेंगे, पहला कि जब देश में अकाल था और हमारे जो देश के गेहूं हो या चावल हो वो लंबे हुआ करते थे, झुक जाते थे, गिर जाते थे, सड़ जाते थे, लेकिन वो नॉर्मन बोरलॉग हो या जापान के एग्रीकल्चरिस्ट हो, उनसे मिलकर उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग किया, प्रजनन किया पादप का, और उनके अनुवांशिकी में कुछ बदलाव किया और हमारे देश में वो जो हाइब्रिड सीड्स है उसका उन्होंने बढ़ावा दिया, उनकी खेती करवाई और देश में हरित क्रांति लाया। तो ये उनका कृषि के विकास में योगदान है। उन्होंने कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स पे, उर्वरक पर अनुसंधान किया और किसानों को उर्वरक के बारे में बताया, ये उनका योगदान है। उन्होंने प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में उन्होंने ठीक ठाक रिसर्च किया और उनसे लोगों को अवगत करवाया, ये उनका योगदान है। उन्होंने किसान संबंधित जो आर्थिक समस्याएं होती है, जैसे मैंने एक चीज बताया था अभी आपको, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स 2004 में जो गठित की गई थी, उसमें उन्होंने बताया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, एमएसपी, ये क्या होना चाहिए किसानों का। उन्होंने बताया यदि लागत मूल्य जितना है उसका एवरेज निकाल दिया जाए और उसको फिर उसमें जोड़ दिया जाए, ये कम से कम किसानों का एमएसपी होना चाहिए, न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, न्यूनतम लागत मूल्य। तो कई प्रकार के उनके योगदान हैं, मैंने आपको पॉइंट सहित बता दिया, इसको आप लिखते चले जाएंगे उदाहरण सहित, और बाद में एक मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, हरित क्रांति से उन्होंने खाद्य सुरक्षा को हासिल कर लिया, हरित क्रांति से उन्होंने भारत में जो भूखमरी थी उससे उन्होंने भारत को छुटकारा दे दिया। इतना ही नहीं, भारत में जो पहले अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत जो शिप टू माउथ का जो एक विचार चल रहा था कि वहां से अनाज आएगा तो हमारे देश के लोग खा पाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, ये कलंक जो हमारे देश पर लगा हुआ था, उन्होंने इस कलंक को मिटाया। ये मूल्यांकन करने के बाद एक चीज लिखेंगे, इतना तो हुआ, लेकिन लोगों के नासमझी के कारण, या फिर कह सकते हैं कि अधिक से अधिक उपजावार हो, अधिक से अधिक हम बेच सकें, और आज पहले जो हम आयात किया करते थे और आज हम दुनिया में सबसे बड़े अन्न के निर्यातक के तौर पर उभर रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? हरित क्रांति के कारण। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखे गए हैं, और वो क्या हैं? जो अधिक से अधिक उर्वरकता के प्रयोग के कारण जो हमारे जमीन विषैले हो गए,
जो किसानों में, किसान के परिवारों में और जो लोग उस प्रकार के अनाज का सेवन करते हैं उनमें कई तरह की बीमारियां अब उपज रही हैं, जिसमें कैंसर एक सर्वाधिक उपजती हुई बीमारी है, जो आप उड़ीसा में या पंजाब के अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं जब आप उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मूल्यांकन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया जाता तो सही रहता। हालांकि स्वामीनाथन जी ने पहले ही इस चीज को कहा था कि उर्वरकता का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में हो। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को खत्म कर देंगे। दोस्तों, हमारा प्रयास था कि आप स्वामीनाथन जी के बारे में ठीक से समझें। परीक्षा के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मैंने परीक्षा के दायरे में जो चीज आपसे आगे पूछा जा सकता है उसकी चर्चा मैंने स्वामीनाथन जी के विषय को लेकर आपके सामने रखा। आगे जो अलग अलग रेवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो नीली क्रांति हो, चाहे वो दुग्ध क्रांति अर्थात सफेद क्रांति हो, हरित क्रांति हो, पिंक रेवोल्यूशन हो, अलग अलग विषयों पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आप सभी बने रहिए तथास्तु ICS हिंदी के साथ। धन्यवाद।